सचमुच गब्बर सिंह उर्फ गुंडा टैक्स बनेगा सज्जन कुमार? देश में इस समय एक बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या सरकार वाकई लोगों को टैक्स के भारी भरकम बोझ से निजात दिलाने वाली है? क्या उन्हें दिन ब दिन गले में कसते आर्थिक फंदे से मुक्ति मिलने वाली है? आजादी के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया, देश में यह बड़ी चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने इसे दीपावली का दोहरा तोहफा बताया और इशारा किया कि बहुत सी जरूरी चीजों के टैक्स में राहत दी जाएगी। 8 वर्ष पूर्व देश में जब जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई थी, तब से इसके स्वरूप, टैक्स स्लैब और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली आलोचकों के निशाने पर रही है। लागू होते ही इस कर प्रणाली को आपत्ति, असंतोष और विरोध का सामना करना पड़ा। इसके आलोचकों में देश के व्यापारी, उद्योगपति, उद्यमी और टैक्स विशेषज्ञ ही नहीं, आम आदमी भी शामिल रहा है, जो हर कदम पर इसकी मार झेलकर खिन्न होता गया। मुखर आलोचकों में अधिकतर वे हैं जो टैक्स विसंगतियों का शिकार होकर नुकसान में रहे। इसी वजह से जीएसटी को, जिसका पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, गब्बर सिंह टैक्स या गुंडा टैक्स कहा जाने लगा। आज हम जीएसटी के स्वरूप, सरकार की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और इस दिवाली के तोहफे के सरकारी इरादों पर प्रकाश डालेंगे। हालांकि सही तस्वीर सभी प्रावधानों की पूरी घोषणा के बाद ही सामने आएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तथाकथित गब्बर सिंह टैक्स सचमुच सज्जन कुमार बन पाएगा? यही हमारी खास रिपोर्ट का विषय है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी सन 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में नया अनुच्छेद 277A जोड़ा। इसके सुचारू प्रशासन हेतु जीएसटी परिषद का गठन किया गया। यह परिषद केंद्र और राज्य सरकारों को वस्तु एवं सेवा कर संबंधी सिफारिशें देने वाला संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति ने 2016 में आदेश जारी कर इसका गठन किया। देश में यह नई कर प्रणाली 1 जुलाई 2017 को लागू की गई, जबकि वैश्विक स्तर पर इसका प्रयोग 1954 में ही फ्रांस से शुरू हो गया था। फ्रांस को जीएसटी का जनक माना जाता है। वर्तमान में 140 से अधिक देशों में जीएसटी लागू है। भारत में जीएसटी लागू करने की पहल लगभग 2 दशक पहले 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। उनकी आर्थिक सलाहकार समिति के साथ बैठक में वस्तु एवं सेवा कर का प्रस्ताव रखा गया। इसके लिए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसके बाद विभिन्न सरकारों ने इस पर काम जारी रखा और अंततः 2017 में इसे गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया गया, जिसने राज्यों और केंद्र द्वारा पहले लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट, उत्पाद शुल्क आदि का स्थान ले लिया। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व राजस्व के प्रभारी वित्त राज्य मंत्री करते हैं, जबकि राज्यों का प्रतिनिधित्व संबंधित राज्य का वित्त या कराधान मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री करता है। परिषद विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपयुक्त कर दरों की सिफारिश करती है तथा यह तय करती है कि किन व्यवसायों को जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बीते 8 वर्षों में जीएसटी परिषद की 55 बैठकें हो चुकी हैं। कई बदलाव सुझाए गए, परंतु न तो उपभोक्ता संतुष्ट हुए और न ही व्यापारी उद्यमियों का असंतोष कम हुआ। शुरुआत में दावा किया गया था कि जीएसटी से पारदर्शिता बढ़ेगी, टैक्स चोरी रुकेगी, छापों व इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन वास्तविकता में उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी का वादा पूरा नहीं हुआ। उलटे ऊंची टैक्स स्लैब दरें और जटिल प्रणाली ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर बोझ डाला। अनुपालन की कठिनाई ने उन्हें अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकीलों पर निर्भर बना दिया। गलती होने पर भारी जुर्माने और विभागीय नोटिसों का सामना करना पड़ा।
सबसे गंभीर समस्या अब भी कायम है, जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन न होना। इस कारण विभागीय विवादों का निष्पक्ष हल नहीं निकल पा रहा। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद विभाग खातों को फ्रीज करने और एक तरफा पेनाल्टी लगाने से पीछे नहीं हट रहा। प्रधानमंत्री का कहना है कि नया सुधार सबके लिए फायदेमंद होगा। जरूरी सामान सस्ते होंगे, प्रक्रिया आसान होगी और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। अगर ये वादे पूरे होते हैं तो संभव है कि गब्बर सिंह टैक्स की छवि बदलकर जीएसटी सचमुच सज्जन कुमार बरई कहलाने लगे। लेकिन अंतिम फैसला आने वाला समय ही बताएगा। ये सुधार जनता की मदद साबित